गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कशन किया था डी ब्रॉगली इक्वेशन पर। किस पर? डी ब्रॉगली इक्वेशन। और वहां पर हमने इक्वेशन पाई थी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। देखिए आप, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। क्लियर? जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो लैम्डा होता है वह वेवलेंथ होता है और h जो होता है उसे प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर? m को हमने कहा था इलेक्ट्रॉन और v को मैंने आपसे कहा था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। अब देखिए, इसी के बाद हमने आपको बताया था कि जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है यह सिर्फ स्मॉल पार्टिकल्स के लिए होती है। इन पार्टिकल्स के लिए, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए। अगर हम सोचें कि इसके द्वारा हम किसी बड़ी इक्वेशन, बड़े पार्टिकल की बात करें तो बड़े पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। इसके लिए कल हमने आपको मैथमेटिकली प्रूफ करके बताया था। बात समझ आ रही है? आज हम लोग बात ये करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, जब थॉमसन डी ब्रॉगली आज लोगों के एक्सपेरिमेंट से यह प्रूफ हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ड्यूल नेचर होता है। कहने का मीन्स इलेक्ट्रॉन जो होता है वह दो गुण रखता है अपने पास, एक कण का और एक तरंग का। क्लियर? तो इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया जिसे हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसे हिंदी में हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। बात समझ आ रही है? इस सिद्धांत से इन्होंने बोर के नियम का खंडन कर दिया। जो बोर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्तीय कक्षा में क्या लगाते हैं? चक्कर। तो देखिए, पहले हम हाइजेनबर्ग के नियम को समझ लेते हैं और बाद में यह देखते हैं इन्होंने बोर के नियम का किस प्रकार खंडन किया। तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि किसी गतिशील, देखिए रूप को देख लीजिए, इन्होंने कहा किसी गतिशील अतिसूक्ष्म, गतिशील का मीन्स हुआ जो लगातार मोशन कर रहा हो। क्या कर रहा हो? मोशन। और सूक्ष्म हुआ टिनी पार्टिकल, कण। जैसे कि इन्होंने बात की किसकी? इलेक्ट्रॉन की। किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण, जैसा निकल गया इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। कहने का मीन्स कि अगर कोई सूक्ष्म कण लगातार क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो उसके लिए दोनों चीजें, उसकी स्थिति को जज करना और उसके संवेग को प्राप्त करना, दोनों के हम सोचे करेक्ट वैल्यू याद कर लें तो करेक्ट वैल्यू याद नहीं कर सकते। ऐसा किसने कहा? हाइजेनबर्ग ने। इन्होंने कहा अगर हम स्थिति की सही वैल्यू याद कर लेते हैं तो संवेग के मान में त्रुटि होगी, अगर संवेग का मान याद कर लेते हैं तो स्थिति के मान में क्या होगी? त्रुटि होगी। और इसके लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। बात समझ आ रही है? जहां पर डेल्टा एक्स क्या है? स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन, चेंज इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या है? संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम। बात समझ आ रही है? अब यहां पर h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। बेटा यहां पर क्या है? प्लैंक
यहाँ पर अगर ध्यान दें तो हम जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है mv। तो अगर यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा mv इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। m ये कांस्टेंट है, m को अगर बाहर ले लें तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। बात समझ आ रही है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो देखिए हम यहाँ से डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि हाइजेनबर्ग के नियम के अनुसार किसी गतिशील कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में परिवर्तन और संवेग में परिवर्तन का जो गुणनफल है वह h अपॉन 4 पाई से ज्यादा या उसके क्या होगा, बराबर। बात समझ आ रही है? कहने में यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब बेटा यहाँ से अगर हम ये सारी वैल्यू पुटअप कर दें तो हम किसी एक का चेंजमेंट निकाल सकते हैं। क्लियर हो जाओ? 2 मिनट देखिए, गुना और पूछिए। अब यहाँ से एक प्रॉब्लम आपके दिमाग में आ सकती है कि सर आपने अभी अभी कहा कि जो हाइजेनबर्ग का नियम है यह बोर के नियम को किस प्रकार गलत प्रूफ करता है। देखिए बोर ने बताया कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वह वृत्ताकार कक्षाओं में नाभिक के चारों क्या लगाता है, चक्कर। तो अगर वो वृत्ताकार चक्कर लगा रहा है तो हम उसकी संवेग और स्थिति दोनों को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब यह प्रूव हुआ, डी ब्रॉगली ने प्रूव किया, ये बताया, इक्वेशन दे दी कि कोई भी जो कण होता है छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन वो तरंग का, उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन 2 गुण, एक तरंग का और एक कण का गुण प्रदर्शित करता है। तो तरंग जो होती है वो सभी दिशाओं में फैल जाती है। क्या हो जाती है? तरंग जो होती है वो सभी दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो इस बेसिस पर हाइजेनबर्ग ने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग दोनों का निर्धारण हम एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते, और अगर वह सभी दिशाओं में फैल गई, बात समझ आ रही है, तो उसकी आकृति वृत्ताकार ना होकर के इसलिए त्रिविमीय मानी जाती है। क्या मानी जाती है? त्रिविमीय आकृति की, त्रिविमीय व्यवस्था में इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। बात समझ आ गई? आपने पढ़े होंगे, अभी आप आगे पढ़ेंगे ऑर्बिटल, तो उस बेसिस पर वायर स्पेन होगा। तो आप जनरली समझिए इसीलिए इलेक्ट्रॉन को बताया गया कि त्रिविमीय व्यवस्था में क्या करता है, मोशन करता है, वृत्ताकार ना होकर कैसा मोशन करता है, त्रिविमीय कक्षाओं में। बात समझ में आने किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? वेरी गुड। अब देखिए यहाँ से ये प्रूव कर सकते हैं, आपके दिमाग में आया होगा कि जैसे हम बताते हैं आपको कि किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो आपके माइंड में तुरंत आया होगा कि वहां पर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रहता है, प्रोटॉन क्यों नहीं चक्कर लगाता है। क्लियर? तो देखिए जरा हम बताते हैं आपको, इनके नियम से हम समझ सकते हैं। जैसे हाइजेनबर्ग ने कहा डेल्टा x डेल्टा p h अपॉन 4 पाई, इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं रहते। बात समझ आ रही है? डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन आर इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये स्थिति में परिवर्तन है। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, नाभिक में, तो जो उसके नाभिक का व्यास पढ़ चुके हैं कि 10⁻13 और कुछ बुके कहते हैं 10⁻15। तो आप पर डिपेंड है आप क्या ले रहे हैं, 15 ले रहे हैं या 13 ले रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए अगर हम ये मान लें कि डेल्टा x की जो स्थिति है तो इसके व्यास पर डिपेंड करेगी, डायमीटर पर, और वो हमने कितना माना 10⁻15 cm सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है? अब सेकंड इस चीज को यहाँ फार्मूले को पुट कर दें तो 10⁻15, अगर डेल्टा इसको mv पुट कर दें h अपॉन 4 पाई, तो यहाँ से m आपको बस डेल्टा v निकाल लें तो हो जाएगा, देखिए उधर चला जाएगा, h अपॉन h वैल्यू हो गई 6.6 इंटू 10⁻34, 4 इंटू पाई हो गई 3.14, m जाएगा m को 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और ये हुआ 10⁻⁻ आपका 15। अब अगर इस टोटल वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, इस टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, जब हम ये टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम पाते हैं 5.7 गुणे 10⁻⁻10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर?
जब ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे आप तो पाएंगे 5.7 तो ये जो वैल्यू है प्रकाश की चाल से बहुत क्या है, अधिक है। इसलिए संभव ही नहीं कि इस वेग से, बात समझ आ रही है, मोशन हो सकता है, वेग हो सकता है। क्लियर? तो जिससे ये स्पष्ट होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता है। बेटी बात समझ आ गई? किसी कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। बाकी कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल्स और टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स।